पाकिस्तान में जहां करोड़ों की तादाद में मुसलमान आबाद हैं, वहीं पाक धरती के चारों सूबों में लाखों की तादाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद भी रहते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी एक तकरीर में इरशाद किया था, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतें यकसा हुकूक, मरात और जिम्मेदारियों के साथ इस रियासत की शहरी हैं। अगरचे मजमूई तौर पर पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अक़लियतों को मजहब, तालीम, रोजगार, शादी ब्याह और जिंदगी में आगे बढ़ने के यकसा मौके मुयस्सर हैं। ताहम कहीं कहीं मुआशरती सतह पर बाज़ तबकात की इनफरादी इंतहा पसंदी के बायस पाकिस्तानी अक़लियती बिरादरी के दिलों में शकूक जन्म लेते हैं। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा तमाम अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखा है और तमाम अक़लियतों को आइन और कानून के मुताबिक इसी पाक धरती का बाशिंदा तस्लीम किया है और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ तरक्की करने के भी भरपूर मौके फराहम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अब्बास। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से। आप जानते हैं कि अगस्त का महीना है और जगह जगह हमें झंडे नज़र आते हैं और हमारे इस प्यारे परचम में जो सफ़ेद रंग है वो हमारे अक़लियती बहन भाइयों को ज़ाहिर करता है। और ये भी एक हकीकत है कि जो हमारे अक़लियती बहन भाई हैं, इनका किरदार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में वो हम किसी भी तरह भुला नहीं सकते हैं। इनका वाकई एक बहुत बड़ा किरदार है और अक़लियती बहन भाई जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं, उनको हमारे यहाँ यकसा हुकूक जो हैं वो हासिल है और उनको तरक्की के भी यकसा मौके फराहम करना ये हर पाकिस्तानी की और रियासत की जिम्मेदारी है। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के सरबराह जनाब रवि डवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम, नमस्ते, क्या हाल है आपके? खैरियत से? जनाब जिंदाबाद, तबीयत ठीक है आपकी? बहुत अच्छी, फर्स्ट क्लास, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आज आलमी तौर पर जो है वो अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। आज हमारे सामने आप तशरीफ़ रखते हैं, दुनिया भर में कहीं मुसलमान बैठे होंगे जहां वो अक़लियत में है, हर मुल्क में जो माइनॉरिटी में है, जो अक़लियत में है, या कम तादाद में जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, आज उनका आलमी दिन है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? चलो 365 दिन में एक दिन तो हमारा हुआ सर इस तरह तो माओ का भी एक ही होता है माओ अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। बड़ी मेहरबानी इस वाले से जनाब। जो 11 अगस्त से हम चलते हैं जिसमें कायद-ए-आज़म का एक विजन था। बेसिकली तो कायद-ए-आज़म का शुरू से थाट थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो जब वहाँ पाक इंडो में एक अक़लियत में थे, उसने अक़लियत की आवाज़ उठाई थी, वो अक़लियतों की आवाज़ बने थे। तो उन्होंने भी उसी बेस पॉइंट को, जब उनको पता था कि अक्सरियत के सामने अक़लियत के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी को हाईलाइट करके एक अलहदा मुल्क की डिमांड की थी कि जहाँ वो अक़लियत जो है अक्सरियत में आ जाए और वहाँ पे अपने पूरे हकूक़ हासिल कर लें। और उनकी जो थाट था, उनकी जो विजन थी, वो मुख्तलिफ स्पीचेस में अगर आप देखेंगे, जो मतलब बॉम्बे में तकरीर हुई थी अप्रैल में, उसके बाद जुलाई में उनकी स्पीच थी दिल्ली में, और उन स्पीचेस का हवाला इसलिए नहीं होता कि वो नॉर्मल एक स्पीचेस थी, मगर हम अक्सर जो करते हैं 11 अगस्त की स्पीच को बहुत हाईलाइट करते हैं। जी। तो वो जो थी वो सिंध असेंबली में, एक असेंबली में प्रॉपर एक फोरम के ऊपर दी गई थी स्पीच, तो इसलिए हम उसको बेस बना के आज हम अक़लियतों को उनका दिन मनाया जाता है। अच्छा, अक़लियतों के आज ना हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं या जो ऐसी रुकावटें जो उनको ज़िंदगी गुजारने में वो पेश आती हैं, आज हम उन पे बात करेंगे। वैसे तो हमें पड़ोसी मुल्क में और दूसरे ममालिक में वो अक़लियतों के हवाले से बड़ी एक तकलीफ़देह सूरत हाल नज़र आती है। सही है, हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं गलती और कोताही हमसे हो जाती होगी। बहैसियत कौम आज हम आपके सारे मसले जो हैं वो सुनने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले साल अक़लियतों के आलमी दिन से पहले हम इन सारी शिकायत को मिटा चुके होंगे। आपका ताल्लुक़ जो है वो हिंदू धर्म से है और हमने देखा है कि हमारे जो पाकिस्तानी हिंदू बहन भाई हैं ना, ये बड़े प्रोफेशनल हैं। तो ये भी मैंने सुना है कि ये
किसी के साथ कोई रियायत नहीं करते बिजनेस के मामले अच्छा, काम वाम के हवाले से आप क्योंकि सिंध में एक अच्छी खासी तादाद रहती है हिंदू पाकिस्तानियों की, तो सारे मैंने देखा कि बड़े प्रोफेशनल हैं, उनका अपना बिजनेस है, कोई राइस वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं या और भी, तो कारोबार में तो किसी किस्म की कोई रुकावट वगैरह का सामना नहीं करना पड़ता आपको। ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें एक्चुअली हिंदू कम्युनिटी हमेशा बिजनेस माइंडेड रही है। अगर 1947 से जो माइग्रेट करके गई है सिंधी हिंदू कम्युनिटी, वो पूरी दुनिया में छा गई है। अच्छा, चाहे वो आप सिंगापुर में देखें, चाहे वो हांगकांग में देखें, चाहे आप स्विट्ज़रलैंड में देखें या इंडोनेशिया में देखें, इंडिया में इवन देखेंगे आप, वहाँ पे बॉलीवुड में हर जगह पे आपको जो हिंदू सिंधी कम्युनिटी है ना, उनकी इतनी स्ट्रांग फुटिंग रही है, बिजनेस जो है ना बिलियनर्स हो चुके हैं वहाँ पे। और इसी तरह क्या है कि उनका एक हर बंदा एक थाट लेके आता है, वो बिजनेस माइंडेड है। वो वहाँ पे मेजॉरिटी ये है कि हमारे पास जो है ना बिजनेस जो है ना डिफरेंट तरीके से बिजनेस किए जाते हैं। वो एक पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि दो दुकानदार आमने सामने होते हैं, चीनी जितने में मिलती थी उतने में चीनी हिंदू जो है ना बेचता था, और उसके सामने दूसरा जो मज़हब का था वो उसमें 10% प्रॉफिट रख के बेचता था। तो वो परेशान होता था, कहता कि यार ये तुम जिस रेट पे आ रही है तुम उस रेट पे बेच रहे हो, जबकि तुम्हारा तो नुकसान हो रहा होगा। कहता है नहीं, मैं जितनी चीनी बेचता हूँ उसमें तकरीबन 50 बोरियां भी बेचता हूँ डेली के बुनियाद के ऊपर, तुम्हारी एक बोरी बिकती है, मैं बोरियां बेचता हूँ। तो बोरियां बेचने से जो मुझे प्रॉफिट आता है तो नेट से प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाता है, जो तुम्हारा 10% से। हाँ, वो थोक और परचून वाला हिसाब है जी। तो एक्चुअली इसलिए हवाले से हमारी जैसे कम्युनिटी है, गवर्नमेंट के भी बहुत इस मामले में कि बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट, नो डाउट जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, शुरुआत में उन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया था, जैसे करतारपुर का था, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे मतलब एक्सपोजर मिला था। इसी तरह 400 मंदिर का उन्होंने का हवाला दिया था कि अब पुराने जो मंदिर बंद पड़े हुए हैं हम उसको खोल के दे देंगे, और इसी में 2-3 मंदिर हमें खोल के भी दिए गए। शायद फिर इमरान साहब अपने कामों में बिजी हो गए तो शायद उनको वो भूल गए होंगे। नहीं, मंदिरों के अलावा भी उनके कुछ सैकड़ों वादे ऐसे हैं जिसपे अवाम उनसे शिकायत करती है। तो बहरहाल उस हवाले से हम जो चले आ रहे थे, तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जितने भी वाक़यात हो रहे हैं जो हमारे मंदिरों के हवाले से, उसमें कम से कम स्टेट जो है ना आपके पीठ पीछे खड़ी हुई है, आपको सपोर्ट कर रही है। अभी भुंग का वाक़या देखेंगे खान वाला, जी, भुंग शरीफ में जो श्री गणेश मंदिर का जो वेंडलाइज हुई थी मूर्तियों का, तो इमीडिएटली रेस्क्यू करके उनको जो है 90 से अबव जो है ना उसमें लोगों को अरेस्ट किया गया है। ब्लास्फेमी लॉ 295A लगा दी गई है, 780C लगा दी गई, जो हमने डिमांड की थी। जो डिमांड की गई थी वो सारी अप्रूव हुई। ज़ाहिर स्टेट यही कर सकती है आपको कि एक वाक़या हो गया और उसके बाद उन्होंने कर दिया, मगर हमारी जो है कि अभी मतलब तकरीबन आप जनवरी 2020 से लेकेंगे 18 महीनों में तकरीबन को 8 या 9 मंदिर जो है डिस्ट्रॉय किए गए हैं। ओके, 8 या 9 मंदिर डिस्ट्रॉय। इसमें आप देखेंगे ना सिर्फ 2 या 3 वाक़यात को जो ना थोड़ी पब्लिसिटी या मीडिया ने हाईलाइट किया है, जिसमें एक पुराना आपको केपीके का याद होगा कि 1000 साल पुरानी करक समाधि को डिस्ट्रॉय किया गया था, एक मोब जनरेट हुआ था। इसी तरह एक अभी भुंग शरीफ का हुआ था, उससे पहले जो हुआ था इस्लामाबाद में श्री कृष्णा मंदिर के ऊपर हुआ था। तो असल जो चीज़ है कि जितने भी ये वाक़यात हो रहे हैं वो एक दिन में जनरेट नहीं होते। उसके पीछे इसके पीछे देखें, ये तो बात तय है कि वो इंतहा पसंद लोग जो हैं वो ये काम करते होंगे, मगर क्या ये पाकिस्तान और भारत में जो अक़लियतों के मतलब जो भारत में जो अक़लियतों के साथ सलूक किया जाता है, क्या यहाँ पे कुछ लोग उसका बदला लेने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, या ये ज़ाती दुश्मनी की बिना पे या कारोबारी रंजिश या किसी दुश्मनी की वजह से वो उसके अक़लियत होने का मतलब फ़ायदा उठा के उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है? थोड़ा इस बारे में बताएं सर। एक्चुअली क्या है कि उसका भी असर आता है कि जब इंडिया में कोई भी चीज़ ऐसी होती है, तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल हुई थी, बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ था। जी। उसके अगेंस्ट में तकरीबन कोई हमारे 400 मंदिर जो है ना डिफरेंट जो कदीमी मंदिरों को तोड़ दिया गया था।
तो उसका भी रिएक्शन आता है। मगर मेजॉरिटी जो आजकल हो रही है वो रिएक्शन आ रहा है जहाँ पे बिजनेस में उनका कोई राइवलरी है, अच्छा, या कोई पर्सनल दुश्मनी है, तो वो ज़ाहिर है एक निकाल नहीं सकते। तो सबसे इजी अप्रोच उनको ये मिलती है कि वो ब्लास्फी ला का उसको जो है वो उस तरफ ले जाएं और एक मोब क्रिएट कर दें, और फिर उनको उनके घरों पे अटैक करना, हिंदुओं के मंदिरों पे अटैक करना, या लड़कियां उनकी किडनैप कर जाना। तो ये डिफरेंट किस्म के जो वाक़े होते हैं, डिफरेंट साइको एक जनरेट हो रही है। ठीक है, वो एक सोसाइटी का ओवरऑल जो एक रुख है, जो शक्ल है, वो इसमें नज़र आती है, जो कि हमें सिर्फ मंदिरों के साथ ही नहीं, वो मसाजिद के साथ भी और दूसरे फ़िरक़ों के साथ भी, और मतलब वो हमें कहीं ना कहीं जो है ना वो एक चेहरा नज़र आता है। आपने कहा कि ठीक है, हमें आज़ादी के साथ जो है वो यकसा मौक़े मिलते हैं कारोबार करने के, और बड़ी मेहनत के साथ जो है वो सिंध में हम काम भी कर रहे हैं, और जो सिंधी हिंदू हैं वो सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं, वो भारत में भी और दुनिया भर में जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने बिज़नेस किया है, काम किया। अरे शहरी, ये तो इंटीरियर सिंध की बात होगी। शहरी आबादियों में भी हम देखते हैं, जैसे कराची में एक बड़ी तादाद में हिंदू शहरी रहते हैं, और यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट भी है, एजुकेटेड भी हैं लोग। तो यहाँ पे किस तरह का इंटरेक्शन रहता है, ज़रा ये बताएं मुझे। नो डाउट कराची में एज सच पे कोई ऐसे में प्रॉब्लम, वैसे तो अंदरूनी सिंध में भी नहीं, सवाए एक दो के वाक़यात के दायरा, एक जब रहते हैं तो दायरा दो भाई भी आपस में बर्तन कटकते हैं, या आप समझते हैं वो भी होते हैं। मगर यहाँ कराची में जो हमारे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, जो माइग्रेशन व ज़ाहिर है पूरे अंदरूनी सिंध से एज वेल पे, जैसे पूरे मुल्क से माइग्रेशन कराची में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होती है, तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग माइग्रेट हुए हैं, और नो डाउट दे आर फ्रीली मतलब अपनी प्लेसेस के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, और विथ सेफ एंड सिक्योरिटी एंड हैप्पी अर्निंग भी कर रहे हैं। मगर उसका बेहतरीन एडवांटेज ये है कि एक अच्छा एक्सपोजर जा रहा है। हाँ, एक्सपोजर इस तरह से जा रहा है कि आप इंटरनेशनल मीडिया में ज़ाहिर है उनकी, जहाँ पे उनकी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पे, जब वो सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं तो ज़ाहिर है आगे मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा जाता है। हाँ, तो एक्चुअली हमारा होना भी है, क्योंकि वी आर द सन ऑफ द सॉइल। जो पाकिस्तान में ठहर गए, जो लोग चले गए, वो उनकी विल थी जिन्होंने माइग्रेट करना था। यहाँ जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से ठहरे। तो हम जो हैं, हम काम मतलब क्लेम करते हैं हम दूसरों से ज़्यादा मतलब जो हिंदू हैं वो ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी दूसरी जगह जाने की, उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने वहाँ और 1947 में भी जो माइग्रेशन थी हिंदुओं की कराची या सिटीजन से इतनी नहीं हुई थी। ये 1951-52 के बाद हुई है माइग्रेशन, जो कराची की थी मेजॉरिटी। अच्छा, तो इस वजह से देखेंगे हिंदू जो जहाँ पाकिस्तान में रहे, दीज आर द सन ऑफ द सॉइल, और हमारा में एक पाकिस्तान की जो बड़ा माशाल्लाह अब तक का काफ़ी बड़ा एक विजन लिफ्ट है, उसकी उस पर कह रहा हूँ, और बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा मरना जीना रहना यहाँ पे है, चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो ना, हम यहीं पे लड़ाई झगड़ा जो भी होगा, जैसे आपस में दो भाई लड़ते बढ़ते हैं, हम यहीं पे अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील और कारोबार करते रहेंगे। क्या बात है, मैं आपके वर्ड्स को ऑनर करता हूँ, और जो हमारे मुसलमान बहन भाई इस वक्त देख भी रहे हैं, और जो हम यहाँ पे हम आपके इर्द गिर्द रहते भी हैं अक्सरियत में, मैं उनके ब्याह पे भी ये कह रहा हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि आपको जो यकसा मौक़े हैं, जो हमें हमारे बच्चों को, हमारे बहन भाइयों को जो यहाँ पे मौजूद मतलब हासिल हैं, वही हम आपको भी वो देना चाहते हैं। और अगर हमारे बीच में से भी कोई 1, 2, 4, 5, 8, 10 लोग जो इन करोड़ों लोगों में से कोई ऐसी इंतहा पसंदाना सोच की वजह से कोई मजहबी तौर पे लड़ाई झगड़े को अगर क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए भी हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि वो हम नहीं हैं। हम क्या हैं, पाकिस्तान बनने से पहले ऐसी कितनी मिसालें मौजूद थीं कि एक फ्लोर पे मुसलमान रहते हैं, सर हमारी ईदें, हमारी दिवालियाँ, हमारे होलियाँ, हमारी सब एक साथ होती थी। हाँ। आज भी अगर आप उन बूढ़े आदमियों को देखेंगे ना, जो सेपरेशन के, कुछ इंडिया रह गए, कुछ पाकिस्तान में रह गए, आज भी उनके दिल जो होते हैं ना एक साथ धड़कते हैं।
वो एक दूसरे से वही याद करते हैं पुरानी कि किस तरह हम अपनी ईदें मनाते थे, किस तरह हमारी होलियाँ, पता नहीं चलता था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्या है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनका कोई मज़हब नहीं है, ये वो चंद शरपसंद अनासर हैं जो चाहते हैं कि जो हमारा इंटरफेथ और हारमोनी का जो मैसेज जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे ना, उसको वो डिस्ट्रॉय करने के लिए वो एक बाहर के लोगों का मफाद जो है ना पूरा कर रहे हैं। इनका या तो वो बिजनेस के चक्कर में उनको जो है ना वो अपना मफाद पूरा करें कि हिंदू कम्युनिटी बेहतर परफॉर्म करे तो उसको लेट डाउन किए, या ये यहाँ से छोड़ के जाए तो हम इसके बिजनेस पे काबू कर लें, इस तरह से उनको लेट डाउन किया जाए। अदरवाइज जो है ना मेजॉरिटी, हम अगर आज यहाँ फ्रीली अपने हर मौजू के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं या 11 अगस्त के ऊपर हम अपनी दिल की बातें बैठ के शेयर कर रहे हैं, ये एक और कामयाबी की जो ना दलील है कि हमारे पास फ्रीली हैं। मगर देखें मेजॉरिटी के साथ जो लड़कियों की, जो माइनर लड़कियों की किडनैपिंग है वो बहुत ही एक तकलीफदा है। अच्छा, ये क्या इशू है, ज़रा इस बारे में रोशनी डालें। कई दफ़ा हमने ढकी छुपी इस बारे में बात सुनी है कि जो अक़लियती जो बच्चियां हैं उनके साथ शादी की वजह से भी बहुत सारे अक़लियती मतलब जो सरबराह हैं उनको इश्यूज़ हुए हैं और उन्हें आवाज़ उठाने की कोशिश की है। ये कौन सी शादियां हैं, क्या है, ज़रा इस बारे में बताएं। सर बेसिकली क्या है कि आपको जो अंदरून सिंध में या मुख्तलिफ इलाकों में शादी करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब आपको जो ये अनएजुकेटेड या ट्राइबल या अंदरून सिंध में ये होता है, अगर आपने शादी करनी है तो दो तरीके। अच्छा, एक तो या तो आपकी अपनी कोई लड़की बैठी हो जो उसके लड़के को दे दी, या फिर पैसे से आप उनको जो है बता दें कि भाई मैं आपको जहेज़ भी दूंगा, मैं आपको शादी का खर्चा भी दूंगा, जो तकरीबन 8-10 लाख 5 लाख इसमें पड़ जाती है। ठीक है। तो जाहिर है हर बंदा वो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये वहाँ की रस्म व रवाज में है ये सारा? जी सर, ये पूरे ट्राइबल एरियाज में, इवन आप KPK में भी जाएंगे वहाँ मेरे भी पास, है, हाँ। वहाँ पे भी है कि वो लड़की को जहेज़ पूरा बना के देते हैं, उसका शादी का जो होता है खाना पीना खर्चा पूरा बना के। ये जो कुछ एरियाज जो ट्राइबल हैं सब में नहीं। तो इसी तरह क्या होता है कि जो अंदरून सिंध में भी हैं तो वो लड़की की शादी जो होती है उन एरियाज में लड़के कमारे रह जाते हैं या उनको महंगी पड़ती है। अच्छा, तो ये क्या है कि इजी एक्सेसिबल है, फ्री में उनको एक लड़की कंवारी 16 साल की माइनर जिसको टारगेट करके उसको किया जाता है, फिर उसको फंसाया जाता है। कैसे टारगेट करके, मतलब क्या आपके उसे प्यार मोहब्बत में मतलब फंसा लिया उसे, ये टारगेट करना? मैं आपको अभी एक रिसेंटली वाकया बताता हूँ कि हमारा एक हालानी दरबार है और उसका मुहाफिज जो था वो एक चांग कबीले का सिपाही था, पुलिस कॉप था। अच्छा, जो दरबार की या मंदिर की सिक्योरिटी के ऊपर था। ठीक है। लड़की 16-17 साल की थी, आती थी जाती थी, ज़ाहिर सिक्योरिटी पे था। अब उसको उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया कि 6 महीने के अंदर अंदर ज़ाहिर एक बच्ची है जिसका अभी तक वो नहीं है, मेंटल बालिग नहीं है, बालिग नहीं है। अच्छा। और पाकिस्तान में आपको पता है कि जैसे कि हम कौमी शनाख्ती कार्ड हमको 18 साल से पहले नहीं मिल सकता, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता, कोई चीज़ आपको पावर नहीं है कोई सिंगल डिसीजन लेने की। तो आप किस तरह उस लड़की को सिंगल डिसीजन देकर वो आके शादी कर ले या कन्वर्ट हो जाए? और वो भी मतलब सिर्फ 16-17 साल की लड़कियां क्यों होती? या अगर ऐसा है तो बड़ी औरतें होनी चाहिए, लड़के भी होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो रहा है, मेजॉरिटी क्या होता है कि लड़कियों को टारगेट किया जाता है, फिर उनमें लस्ट की बुनियाद के ऊपर, हवस की बुनियाद के ऊपर। हमने तो ऐसे केसेस भी पकड़े हैं, एक नवाबशाह से लड़की जो है रात शाम को या रात को किडनैप्ड होती है, वो जाके मीरपुर खास में जाके वो कन्वर्ट होती है, और या हाला में जाके उधर होती है, और जाके कोयटा में जाके उसकी जो है शादी जो है होती है, निकाह होता है। अच्छा, और दोपहर के टाइम पे भी हमने उन काफ़ी ऐसे केसेस पकड़े थे, लड़की हुई और उसके साथ सुहागरात गुजारते हुए। अल्लाह। अच्छा, ठीक है, इसमें जो मेरा ख्याल है ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पे बात करके हम इन सारे इश्यूज़ को जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मतलब कम उम्र लड़की के साथ जो है वो शादी वाला मामला जो है ये पूरा इक्वल होना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ फैमिलीज़ भी ऐसी हैं जहाँ पे 13-14 साल की लड़की की भी शादी हो जाती है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। मगर सर वो विल के साथ, हाँ विल के साथ, ठीक है, उसमें पेरेंट्स की विल होती है।
हाँ विल हो या ना हो, इसको मेरा ख्याल है एक स्ट्रेट कह देना चाहिए कि भाई शादी नहीं दूसरा सर हो ही नहीं उसमें सकती। क्या है कि वली का होना जरूरी है। अच्छा, इस्लाम हाँ। में वली के बगैर शादी नहीं होती। तो जब एक लड़की को आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो शादी तो वैसे ही जो ना वो कंप्लीट नहीं है। हाँ। वो आपके इस्लाम के रूह को कंप्लीट नहीं कर रही क्योंकि वली के बगैर हो रही है। सही। तो इनको इश्यूज को हाईलाइट किया गया है, सामने लाया गया, कोई इसके ऊपर काम हो रहा है? बहुत मर्तबा हुआ है। रिंकिल कुमारी से वाक़यात लेके आज आप आखिरी हालानी दरबार, उसके बाद आप पिछले सिर्फ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने में देखेंगे ना, तकरीबन कोई एवरेजली पर मंथ में तकरीबन कोई 40 से 50 लड़कियां किडनैप्ड हुई हैं। ठीक है, हम हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि ये मसाइल जो हमारे अक़लियती बहन भाइयों के हैं इनको हल किया जाए और इस हवाले से कोई वाज़ेह किस्म के क़वानीन जो हैं सामने लाए जाएँ ताकि इस तरह के मामलात या जहाँ इतने अच्छे पहलू हैं, हम इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं, वहाँ पे इस तरह के एक दो सब्जेक्ट्स की वजह से ना ये शर्मिंदा हो ना हम लोग शर्मिंदा हो। तो इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। शॉर्टली एक और कोई मैसेज जो है वो ज़ाती दुश्मनी के हवाले से, ब्लस्फेमी के हवाले से आप बता रहे थे, हुकूमत को कोई तजवीज़ देना चाहें तो ये वो क्या हो सकता है? सर इसमें एक तो ये है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये मंदिरों की जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या लड़कियां जिस तेज़ी से कन्वर्ट करी जा रही हैं, तो उनको बहरहाल जो है एक हाई कोर्ट की जस्टिस कमेटी के सामने उनको डिसीजन किया जाए कि आया वो सही है नहीं है। सिंपल सी उस मसले का हल यही है। एक बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे एक प्रोफेसर नौतन लाल थे, डेरकी में वाक़या में हुआ था, और उसका और एक लड़का कराची वाला था, उसको आज़ाद किया जाए। वो बेचारे 6-8 महीने से फंसे हुए। ठीक है, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आपकी आवाज़ जो है पहुंच चुकी है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे, एक और मौजूद बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं जहां हम बात करेंगे एक बड़ी ही ज़बरदस्त बहुत ही एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में। ऑनलाइन होटल बुकिंग का ये प्लेटफॉर्म है और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे, बल्कि स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं ऑन्ड्रे प्रोवितीर, जो कि CEO हैं इस ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म के, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है रूम्फ, ROOMPH. So, hello, I welcome Mr. Andre. How are you? Good morning. How is Good morning, everyone? morning, good morning. Everything is good. Hope you are hearing me. Okay, so... Yes, very well. Thank you. Dialing in from Lahore. Okay, great. Can you please tell me about Roomf and what is this, about this name, and how every viewer can like take benefits of your company? When I arrived in when I arrived in Pakistan 2 years ago on a project for the Hashu Group, I realized that PC Hotels, Serena Hotels, Move and Pick, Ramada, there are options for Pakistanis who are able to spend 15, 20, 25,000 rupees. But for 90% of Pakistanis who have maybe 5,000 rupees, Exactly. there were no options in the marketplace for them. So we negotiated a deal with the deputy chairman of the Hashu Group, Mr. Ashwani, and we agreed, because they're very much charity driven. I said that it would be a wonderful boost to the economy as well to take some of these best 2- and 3-star hotels from Gwadar to Gilgit and to put them on the internet to give options to Pakistanis who are traveling. So whenever they need air conditioning, Wi-Fi, and clean washrooms, they could go to a mobile app or they could go to a website and have 400 to choose from. Okay, so actually we are seeing a hashtag these days, and it's everywhere, hashtag get paid to travel. How can we get paid to travel? Yes. You know, COVID has been difficult for all of us. About a year and a half ago, we were ready to do a big launch.
Yeah. And when COVID first arrived, we decided to go with a soft launch. So, we've been doing some business, but the entire industry has suffered a little bit from COVID, obviously. And as we were talking about how we could launch in a big way, we said, what if we gave free hotels for a year to one lucky winner? And then I think Sabura, one of my colleagues, said, but, people have to work. And then we smiled and we said, what if they didn't have to work? What if we paid them to travel? What if we gave them 75,000 rupees, 10 lakh rupees for a year to quit their jobs, change their lives, to head out and spend a year traveling across the four corners of Pakistan? So PIA, our friends at PIA have given us 4 flights per winner, unlimited bus, unlimited train, and 10 lakh rupees for a year. We'll be announcing these winners on the 14th of August on 10 different networks. So be sure to tune in. Okay, excellent, excellent. So will you say anything special for our viewers, like how they can win? We've already had 15,000 entries, but we've had some very, very good ones even today. So it's not too late to enter. Go to roomph.pk, 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 and there will be full instructions, but it's very, very easy. If your viewers are on Facebook, if they're on Instagram, Instagram is the best. Okay. All they have to do is to take a photograph of their last trip, a video, make a collage, artistic poems. We've seen some beautiful, beautiful. We had no idea that there were so many artists and poets in Pakistan. Beautiful entries. If you go to our roomph.pk Instagram site, you can look through 150 of some of the best shortlisted entries so far. We're posting them on Instagram as well. All you have to do is to tag roomph.pk with the hashtag #GetPaidToTravel, and our teams will review it, and if it's shortlisted, you stand to win. Great. Mr. Andre, we'll know more about this amazing campaign. If you will pay your guests to travel, then how you can make money? That's a very good question, and you're putting me on the spot. Yeah, we'd like to pay for everybody to travel, but that's not possible. The basics are there are limits to how exciting quality and consistency. When you're with your wife and family and the kids are screaming in the back of the car, and you want to stop driving and you want to have a clean room and a clean bathroom and a comfortable bed, all those things are important, but you can only yell about that and scream about that so much, right? So we decided to do something that had never been done before, giving away a year's worth of free hotels, 10 lakh rupees, to create some excitement, to get people dreaming, to get them to start looking forward to the future. COVID has been very, very difficult for all of us. Some people, even more than others. And travel has always been something that leads people to dream. It gets them out of their comfort zones. It brings families closer together. It's something we all love. So this idea of generating interest, generating a buzz, and really changing the lives of 3 very lucky people, that's something that we're really excited about. So obviously, when you launch a new brand, you never know. Yeah, the campaign has generated huge public interest. So we hope that translates into bookings and downloads. We've already started to see it. That's great. Okay, Mr. Andre, will you tell us, please, which kind of response you are getting from Pakistani people? The response has been overwhelmingly positive. When we have people that are sort of 1 degree, 2 degrees, our loyalty members that come back to us, they're really grateful that they have a place they can go that's reliable. Keep in mind, we are a booking platform. We don't own these hotels. So sometimes, we've had 20 of our team visit these hotels, but we can only visit them every 6 months, right? So we put them into 1-star, 2-star, 3-star. A 1-star hotel is the kind of hotel that has minimum standards, but maybe there's chip tile, maybe the bed is not so new, but it's got the air conditioning, it's got the Wi-Fi, and that's better than nothing, right? A 2-star hotel is one that they fixed all of those things, and the clean washroom has perfect tiles, it has a perfect bed, but maybe nothing more.
And the 3-star properties are places like Moksha or Mountain Story up in Hunza, the kind of places you really, really want to stay at, maybe between 8,000 and 12,000 rupees. Okay, So okay. we have a star rate in between, and that really helps provide clarity, but we also rely on guest reviews. So if we have 2 or 3 or even 4 bad guest reviews, a hotel can lose its place on roof. So we rely on the Pakistani consumer very much too. Excellent, excellent. So one other question: how we Urdu-speaking people, or Punjabi-speaking people, or Sindhi-speaking people pronouncing your company brand name, Roomf? They pronounce it Roomf. It's budget hotels with extra oomph. Oomph. Okay. Roomf. Oomph. And how you feel when they pronounce like this? It's wonderful. You know, the thing is it's become something of a sort of harmonic thing. Different people pronounce it Harmonic different thing, ways. okay. It's very nice. Great, great. Mr. Andre, you were telling us about Roomf and the amazing campaign, how people can win. But now I'll ask about the northern area. You know, northern area is a place where Pakistanis and all the international tourists are going, and we are facing a problem regarding hotel booking. So how can you explain about this? Now, how Roomf can solve all these problems? It's a very good question, and it's a question that's on every Pakistani's mind. We met with the Minister of Tourism for KPK, who said there are 800,000 Pakistanis that cross the toll booth every 10 days during summer. That's 4 million Pakistanis. And in a town like Skardu, you have 2,500 beds. So you have incredible demand and you don't have enough supply. Exactly. The economics, it takes 3 to 4 years to build a hotel, takes another year to finish it, it costs millions of dollars, and it takes years to make your money back on a short season of 4 months. So the only solution is the solution that the hippies used to do in the 1970s and the 1980s with the private homestays. You'd have Europeans and Americans and Brits driving across land, and you'd see kids holding signs saying private homestay, room for rent, bed for rent. Only what we've done is we've worked with a number of very generous people. There's a man by the name of Hemant Hasmi from the National Bank of Pakistan. Okay. And they've made loans available in Gilgit-Baltistan for private homestays. So they're loaning anywhere between 3 lakh and 1.5 million to take a private home, to put a solar power geyser, to put new beds. So we're using our platform to take 1,000 new rooms in the Northern Territories and make them available to Pakistanis. And we're taking our same technology and we're allowing people to book those rooms, those private homes, on HBL, on Daewoo bus app, hopefully, on Askari Bank, on Jazz Cash. We're working with all the online partners in Pakistan. That's great. So one other thing I'll ask, and it's about Mr. Adnan Siddiqui. Mr. Adnan Siddiqui, hero of our TV screen and film screen, he is promoting your brand. What will you tell us about him or about that? Promoting is a big word. Adnan is a lovely guy. We were introduced through a mutual friend, and I got to speaking to him about how Roomf really addresses a critical issue for many Pakistanis, and being a favorite son of Pakistan and somebody who feels very strongly about his country, he was very sensitive to what we're doing. And as we got onto the conversation of the private homestays in the north, you know, if you've got 10,000 rupees a night and a room is booked 100 nights out of the year, that's 7 lakh rupees for a family. Wow. You know, and that's 3 times the GNP per capita. So this could potentially generate over 5 years 2 billion rupees for a particular area with 1,000 rooms, right? So when you look at rural development and tourism development at that scale, you know,
he's been very, very generous with his time, and we're grateful to have him. Great. Okay, in the last, I'll ask if a person who wants to book a room through Roomf, so where should he go? On Facebook, Twitter, Pakistanis, Insta, we're or, all slaves. yeah. We're all slaves to our mobile. I'm sorry. No, it's all right. All right. We're all slaves to our mobile phones. Everybody should go to their app store today, look for Roomf, and download the app. It's the best online experience. You have access to 500 hotels and guest houses, 300 hotels, 200 guest houses, 90 destinations, 12,000 rooms, every corner of the country. Anytime you need a room, that's the place you go. And automatically, after every 10 stays, you get a free night as part of our loyalty program. Best prices, only happy surprises. Excellent, excellent. So thank you so much, Mr. Andre. We had a good conversation. It's been a pleasure. Thank you, Pat. All the best for this amazing campaign and outstanding business. Thank you so much. दोस्तों यकीनन आपको हमारे You're welcome. दोस्तों यकीनन आपको हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा भी पसंद आया होगा और फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।